बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक ऐसी धुंधज़दा वादी बन चुकी है जहां हर आवाज गूंज तो रही है मगर समत का तयन नहीं हो पा रहा। सबसे पहले डील की सरगोशियां उठी, जैसे बंद दरवाजों के पीछे किसी खुफिया चराग की लौ लरज रही हो। कहा गया कि पसे पर्दा राबते हैं, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जा रहा है, मगर फिर यकायक सख्ती से तरदीद सामने आई। ऐलान हुआ कि ना कोई डील है ना ढील, सब अफवाहें हैं, सब कयास आराइयां। मगर सियासत की फजा में जब एक लफ्ज भी छोड़ दिया जाए तो वो बीज बन जाता है और बीज अंदेशों के जंगल उगा देता है। इनकार जितना दो टोक होता है, सवाल उतने ही बारीक हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे सच किसी आईने के पीछे खड़ा है और आईना धुंधला दिया गया है। फिर बयानात की बारिश शुरू हुई। किसी ने कहा 3-4 बार कोशिश हुई मगर मैच्योर ना हो सकी। किसी ने कहा कि अगर चाहें तो 2 मिनट में बात हो सकती है मगर वो करेंगे नहीं। ये जुमले महज जुमले नहीं, सियासी शतरंज की बिसात पर रखे गए मोहरे हैं। एक चाल आगे बढ़ती है तो दूसरी पीछे हट जाती है। कभी आलमी दबाव की बात, कभी अंदरूनी कुव्वतों का जिक्र, कभी सहूलतकारी का इल्जाम, कभी उसूल पर डटे रहने का दावा। यूं लगता है जैसे हर फरीक अपनी अपनी कहानी का मरकजी किरदार है और बाकी सब महज साए। मगर सायों की भी अपनी लंबाई होती है और शाम ढले वही साए दीवारों पर खौफ की सूरत उभरते हैं। उधर जेल की दीवारें भी महज ईंट और सीमेंट नहीं रही, वो बयानियों का इस्तारा बन गई हैं। कोई कहता है अंदर तमाम सहूलतें मयस्सर हैं, इलाज बेहतरीन है, हालात एवन हैं। कोई कहता है मुलाकातों पर कदगन है, सच इन दिनों दावों के दरमियान किसी तंग राहदारी में खड़ा है जहां रोशनी भी आती है मगर पूरी नहीं। सवाल यह नहीं कि दरवाजा खुला है या बंद, सवाल यह है कि बाहर आने की कीमत क्या है। अगर रिहाई सर झुकाने से मशरूत हो तो क्या वो रिहाई रहती है या एक नई कैद बन जाती है। और फिर जिक्र आता है सड़कों का। रिहाई फोर्स के ऐलानात, स्ट्रीट मूवमेंट की धमकियां, पहिया जाम की कॉलें, धरनों की गर्द। मगर हर एहतजाज के बाद एक खामोशी उतर आती है, जैसे तूफान के बाद समुंदर खुद से सवाल कर रहा हो कि क्या बदला। कभी कहा जाता है तैयारी मुकम्मल नहीं थी, कभी लीडरशिप पर उंगली उठती है, कभी साजिश का शायबा। एहतजाज अगर दबाव की जुबान है तो दबाव कहां महसूस हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बंद हो या दारुल हुकूमत की शाराएं, आम आदमी की सांस जरूर उखड़ती है मगर ऐवानों की दीवारें कम ही लरजती हैं। यूं लगता है जैसे शोर बहुत है मगर इर्ताश कम। इसी दौरान अंदरूनी इख्तलाफात की सरगोशियां भी गर्दिश में है। कोई कहता है फैसला साजी वाजे नहीं, कोई मशवरा देता है कि या तो किसी एक को बाकायदा इख्तियार दे दिया जाए या फिर मामलात को एक नज्म में बांधा जाए। खानदान, साथी, करीबी रुफका, सबके नाम गर्दिश में हैं। मगर मरकजी सवाल वही है कि समत कौन तय कर रहा है। जब क़यादत कैद में हो और पैगाम कई हाथों से गुजर कर बाहर आए तो अल्फाज की शक्ल बदल जाती है। कभी सख्ती नर्म पड़ जाती है, कभी नरमी ऐलाने जंग बन जाती है। यूं बयानिया एक पतंग बन जाता है जिसकी डोर कई हाथों में हो तो वो आसमान कम और उलझन ज्यादा बनती है। दूसरी तरफ हुकूमत का लहजा भी कम तुन नहीं। कहा जाता है मुज़ाकरात की पेशकश थी, धरनों से बेहतर था मुकालमा होता, कानूनी रिलीफ मुमकिन था। मगर साथ ही यह भी सुनने में आता है कि अगर स्ट्रीट मूवमेंट की बात हुई तो मुलाकातें महदूद हो सकती हैं। यह सियासत की वो जुबान है जिसमें नरमी भी होती है और तंबीह भी। जैसे किसी को दरवाजा दिखाया जाए मगर दहलीज पर कांटे बिछा दिए जाएं। अदम एतमाद के तस्करे, ताकत के दावे, पार्टियों की अंदरूनी सफबंदी, सब कुछ एक ऐसे स्टेज पर हो रहा है जहां पर्दा कभी मुकम्मल उठता ही नहीं। और इस सब के बीच अवाम खड़े हैं, हैरान, थके हुए, मगर अभी भी उम्मीद के किसी कोने से बंधे हुए। महंगाई की चक्की, टैक्सों का बोझ, कौमी इदारों की निजकारी के किस्से, सरकारी इखराजात पर सवाल, ये सब सियासत के शोर में दब तो जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। बेयकीनी इस हद तक फैल चुकी है कि यकीनी बात भी मशकूक लगती है। कोई कहता है रिहाई करीब है, कोई कहता है रास्ते बंद हैं, कोई कहता है सब खेल वक्त गुजारी का है। शायद असल सवाल यह नहीं कि डील होगी या नहीं, बल्कि यह है कि इस मुसलसल कशमकश का अंजाम क्या होगा। क्या यह दरिया किसी समुंदर तक पहुंचेगा या अपने ही भंवर में घूमता रहेगा। फिलहाल मंजर यही है कि धुंध है, बाजगश्त है और एक ऐसा इंतजार जो खत्म होने का नाम नहीं लेता।
पाकिस्तान के इसी धुंधले सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जान साहब ने। शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा कि एक तो वो एहतजाज था, एक तो वो धरना था जिसके हवाले से आपकी जमात ने कहा कि हमने कोई कॉल नहीं दी बल्कि अवाम खुद से निकले। फिर अदालती अहकामात पर वो धरना जो है वो ख़त्म भी हो गया। लेकिन इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो 3 मकामात पर धरना था वो भी ख़त्म किया गया है। उसकी तो कॉल थी कि ये पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से है। सवाल छोटा लेकिन बहुत सादा है कि वो धरना क्या हासिल करने के बाद खत्म किया गया? सबसे पहले आपका शुक्रिया मखदूम साहब। जहां तक तहरीक इंसाफ की धरने की बात है तो तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। जिस तरीके से लोगों ने बगैर कॉल दिए हुए शहराओं को ब्लॉक किया, ये चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी चाहे वो पाकिस्तान को जैम कर सकती है। जहां तक पार्लियामेंटेरियंस की धरनों की बात है तो 3 नहीं 4 जगह पे धरना जारी था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, और उसके साथ साथ पार्लियामान लॉजेस में भी एक धरना जारी था। बदतरीन अमलियत में मखदूम साहब कभी ऐसे विजुअल्स आपने नहीं देखे होंगे कि जहां पे एमएनएस को पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिया हो, सेनेट कह रहे कि इनको सेनेट के अंदर बंद कर दिया गया हो, पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजों को ताले लगा दिए गए हो। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने जो हुआ, जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ, जिस तरीके से वहां पे उनको महसूर किया गया बैरियर के साथ, प्रिजन वैन्स, हुकूमत ने खुद ही रेड जोन को सील किया, तो वो सारी चीजें सारी कौम ने तमाशा देखा। जहां तक खत्म करने की बात है तो आपके नॉलेज में भी होगा कि तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो महमूद खान अचकजई साहब के पास है और अल्लामा नासिर साहब के पास है। फिर आपने कल देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो पेशी वहां पे हुई, उसके बाद जब मीडिया टॉक हो रही थी तो वहां ही अल्लामा नासिर ने ही खत्म करने का ऐलान किया। उसके 2 ही मकासद थे, एक तो रमजान आ रहा था और दूसरा ये कि जो चीजें हम हासिल करना चाहते थे वो हमने हासिल कर लिए। रेड जोन को सील करने का मतलब ये हुआ कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को उठाया। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान साहब की सेहत को के बारे में जो न्यूज थी वो भी 3 दिन आप देखते रहे कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठाया। तो जो चीजें हमने हासिल करनी थी वो हासिल कर ली। अब रमजान के बाद हम दोबारा आएंगे और कुछ बड़ा करके इंशाल्लाह वापसी हमारी होगी। ठीक है, पॉइंट आ गया। लेकिन यहाँ पर जो एक नुक्ता है वो ये है कि देखें, इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो हम सब ने देखा, बल्कि वो विजुअल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। हम भी पार्लियामेंट जब गए तो अलामा राजा नासिर अब्बास का इंटरव्यू करने के लिए हम अंदर नहीं जा सकते थे और वो बाहर नहीं आ सकते थे, हमें उस जंगले में से उनका इंटरव्यू करना पड़ा। वो विजुअल्स बिलाशुबा बहुत पावरफुल थे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि मुतालबा तो यही था कि सेहत के हवाले से जो तशवीश है वो ख़त्म हो जाए और बाकी चीज़ें हो जाएं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद आती है सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की कि हमारे बड़े जो हैं वो फैसला लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि एक बड़ा नाजुक सा धागा है। तो ये रिहाई फोर्स जो है, कहीं ये वो नाजुक धागा टूटने की जानिब कदम तो नहीं है? देखिए, जहां तक रिहाई फोर्स की बात है, कल सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ही उसको अनाउंस किया और उसकी अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत इस तरह घबराई हुई है। पता नहीं कोई ऐसी ऐलान तो नहीं हुआ जिससे इनके हाथ पांव जो है वो फूल गए हैं। रिहाई फोर्स जो होगी उसके कोई सियासी मकासद नहीं होंगे। वो जब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएगी। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सीएम सुहेल आफरीदी साहब को दी गई है और आपने देखा जिस तरीके से सीएम सुहेल आफरीदी साहब इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, सिंध में हो या पंजाब और या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। जिस तरीके से लोग स्ट्रीट मूवमेंट में जो मैस मोबिलाइजेशन हुई, एक कमिटमेंट जो है इमरान खान साहब के साथ वो देखी गई, उसी की तनाजुर में ही रिहाई फोर्स का ऐलान हुआ है। रिहाई फोर्स में हमारा ये मानना है कि 90% लोगों का लीडर इमरान खान है और जो रिहाई फोर्स होगी उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एफिलिएशन की जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बनाई जा रही है, जिसकी मेंबरशिप होगी, जिससे हल्फ लिया जाएगा, जिसको खुद सीएम सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मॉनिटर करेंगे। चेन ऑफ कमांड होगी और जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे ये फोर्स डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अब जो सामने आ रही है वो ये है कि देखें, अगर तो प्रेशर बिल्ड होता तो इस तरह की कम से कम स्टेटमेंट्स ना आती जो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं कि इमरान खान की तो मुलाकातें पहले ही बंद हैं, अब जो बुशरा बीबी की मुलाकातें हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। और बुशरा बीबी की मुलाकातें अगर बंद होती हैं तो बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए अगर कोई खैरियत पता चल रही थी इससे पहले तो वो भी एक रास्ता ये तो बंद करने का सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन तो वहीं पर एक सवाल खड़ा है कि भाई आखिर ऐसा क्या प्रेशर है? और ऑब्वियसली
टाइम स्पेसिफिक एहतजाज था क्योंकि जल्दी थी कि तशवीश थी, और अब रमज़ानुल मुबारक का महीना, क्या स्ट्रीट मूवमेंट नहीं देखी जाएगी इस दौरान? और वो तो कह रहे हैं हम तो सख्ती बढ़ाएंगे भाई। देखिए मखदूम साहब, आप कोर्ट्स की जो कंडीशन है या जो कोर्ट्स का एक रवैया है वो आप जरा मुलायजा कर लें कि पेशावर हाई कोर्ट में एक आम आदमी पिटीशन लेके जाता है तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ। उसी पिटीशन को उसी दिन सुना जाता है, मतलब लगाया जाता है, फिर सुना जाता है, फिर उसी दिन उस पर हुक्मनामा भी आता है और अगले 24 घंटे का टाइम दिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दूसरी साइड पे अगर आप देख ले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो किसी हुक्मनामे को मानता ही नहीं है। फिर हमने 200 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने एक पिटीशन साइन की सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुलाकातों के हवाले से। 16 से ज्यादा पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं मुलाकात के हवाले से, सेहत के हवाले से, और इसी तरह 10 से ज्यादा हमारी जो पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, वो ना सुनी जा रही है ना लगाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जिस तरीके से जहां पे तहरीक इंसाफ को पेनलाइज करने की बात हो तो वो लगाई भी जाती है, 24 घंटों के अंदर अंदर उस पे हुक्म भी आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की बात भी होती है। जो दोहरा मयार है ये इस तरह नहीं चल सकता। अब जहां तक मुलाकात की बात है बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी की भी 3 महीने मुलाकात बंद की गई थी। फिर मैंने खुद ये बात कहीं मीडिया टॉक्स में की, मैंने खुद इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बुशरा बीबी जो है वो गैर सियासी है। उसकी फैमिली जो उससे मिलती है उसके बाद ना कोई मीडिया टॉक होती है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो बुशरा बीबी की मुलाकात क्यों बंद कर दी गई? उसके बाद बुशरा बीबी की मुलाकातें शुरू हुई। अब बुशरा बीबी की मुलाकात बंद करने के लिए भी एक नई जो है एक राह जो है ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है मखदूम साहब की, ये सिस्टम जो है वो इमरान खान साहब की एक बयान की और एक ट्वीट की मार है। जब सिस्टम इतना कमजोर है, जब सिस्टम एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसको एक जबरदस्ती तरीके से मुसलत किया गया है, तो इस सिस्टम ने गिरना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस सिस्टम ने वाइंड अप होना है। जितना जल्दी ये सिस्टम वाइंड अप होगा, जितना जल्दी इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाएगा जो अजाब के तौर पे पाकिस्तान पे मुसलत है, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, इसमें एक और खबर अब सामने ये आ रही है कि सख्ती, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने भी कहा कि बुशरा बीबी की भी अपनी फैमिली से मुलाकात बड़े अरसे बाद ही हुई, और उसमें कोई सियासी बात होती भी नहीं है, और मुलाकातें तो वैसे ही बंद नहीं होनी चाहिए। एक राइट अगर किसी प्रिजनर का है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये मामला सियासी कभी होना ही नहीं चाहिए था, ये तो एक इखलाकी मामला था। अब यहाँ पर एक और ख़बर ये आ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि अब सज़ा दे दी जाएगी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम को भी। और अब ये दावे किए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो कि निज़ाम के करीब समझे जाते हैं या फिर बाखबर समझे जाते हैं। बल्कि कल हमारी प्रोग्राम में हसन अयूब साहब ने ये कहा कि अलीमा खानम जो हैं उन्हें अब सज़ा याफ्ता कर दिया जाएगा, तो शी वुड बी पुट बिहाइंड बार्स। तो ये इस पर पीटीआई का क्या रद्द-ए-अमल होगा कि पहले इमरान खान, फिर उनकी अहलिया और अब हमशीरा, अगर पूरी फैमिली अंदर कर दी जाती है? देखिए ये मखदूम साहब, इस सिस्टम से कुछ भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 9 अप्रैल से लेके आज तक कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया जिसको तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई हो। 9 अप्रैल से 9 मई, 9 मई से फिर पार्टी का तोड़ना, फिर पार्टी का निशान छीनना, फिर इलेक्शन रिगिंग, फिर सीटें छीनना, हुकूमती छीनना, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करना, इमरान खान साहब का बयान बंद कर देना, तस्वीर पर पाबंदी लगाना, मुलाकातें बंद कर देना, सेहत की सहूलियात ना देना, जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी ना देना। हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम से। फिर आप देख ले खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, फिर कभी ये कहते हैं कि हम यहाँ पे गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, कभी एक दम की, कभी नाअहली की दम की, सीएम सोहेल आफरीदी की। इन्होंने तो हर हद को क्रॉस कर लिया है। अगर ये अलीमा बीबी को कोई सजा देते हैं तो अलीमा बीबी टूटने वाली नहीं है, वो शौकत खानम की औलाद है। जिस तरीके से इस खानदान ने कुर्बानियां दी है, अलीमा बीबी बिल्कुल ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार होंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर भरपूर रिएक्ट करेगी, तहरीक इंसाफ भरपूर आवाज उठाएगी। तहरीक इंसाफ जिस तरीके से लगी हुई है इसमें मजीद शिद्दत आएगी। रमजान का महीना है, रमजान के महीने के बाद आप देखेंगे जो हमारी तहरीक है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की तहरीक है, जो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, रिहाई फोर्स ऐलान कर दिया गया है। अब सीएम सोहेल आफरीदी जब वापस आएंगे तो वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बात की जा रही है, और वैसे तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, हमारे प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई। एक तरफ तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से नाअहली की तलवार लटक रही है और ये बात की जा रही है कि उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अंदर से भी कुछ ऐसा इर्ताश देखने को मिल रहा है। कुछ अंदर से भी खलबली सी मचाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये ऑन पर्पस है या नहीं, ये तो फिर वही लोग जाने जो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि बाहर से तो धमकियां पहले भी गवर्नर राज की थी, फिर वो नाअहली की अब बात हो रही है कि सजा दे के नाअहल कर दिया जाएगा, और अब अंदर से भी कुछ हो रहा है। इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा होता है, हम इफ्स एंड बट्स पे ही चल रहे हैं, अगर दैट इज द पॉसिबिलिटी कि भाई उन्हें नाअहल कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, या अंदर से भी उन्हें कमजोर किया जा रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या सुहेल आफरीदी गिव अप करके साइड पे हो जाएंगे, या वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसे उसी तरीके से बल्कि और ज्यादा शिद्दत से लीड करेंगे? देखिए, सीएम सुहेल आफरीदी साहब की मखदूम साहब एक बहुत बड़ी खूबी है। वो जो चीजें मीडिया पे कहते हैं या अपनी तकरीर में कहते हैं या जलसे जुलूस में कहते हैं, चाहे वो जिस भी चीज के मुतालिक हो, वही उसका नजरिया बंद कमरों के अंदर है। बंद कमरों के अंदर जो किसी चीज की भी मीटिंग हो, जिससे भी मीटिंग हो, उसका स्टांस वही है जो बाहर है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। अगर सीएम सुहेल आफरीदी साहब को नाअहल किया जाता है तो ये वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सीएम सुहेल आफरीदी साहब उम्मीद की किरण है। तहरीक इंसाफ के लोग हो या आम खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हो, वो सीएम सुहेल आफरीदी की तरफ ही देख रहे हैं। फिर आप स्ट्रीट मूवमेंट देख लें कि स्ट्रीट मूवमेंट को जिस कामयाबी से उन्होंने लीड किया, पंजाब में तो खौफ था, कर्फ्यू लगाना पड़ा। सिंध में जिस तरीके से 2 दिन के मामला ठीक थे, फिर वो भी प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। फिर बाग जना के मनाजिर, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो मनाजिर हैं, जो मैस मोबिलाइजेशन है, वो तारीखी है। अगर सीएम सुहेल आफरीदी साहब को डराया भी जा रहा है, धमकियां भी मिल रही हैं नाअहली की, तो अगर इस तरह कुछ होता है तो वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। जहां तक अंदर की बात है, तो हम जितने भी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मीना खान अफरीदी है, शायद खट्टक साहब हो या सीएम सुहेल आफरीदी साहब हो, सबका एक ही बिलीव है कि इज्जत देने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। सीएम सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ही नामजद किया है, और इमरान खान साहब के पास ही तहरीक इंसाफ के फैसलों की मैंडेट है। वो जो भी फैसला करेगी तहरीक इंसाफ उसकी पीछे खड़ी होंगी। इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है। जब तक इमरान खान साहब का उन पे भरोसा है, वो उनके ओपनिंग बैट्समैन है, वो फ्रंट फुट पे आके ही खेलेंगे। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तमाम तर कुव्वतों को बड़े ही खौफ है उसी वजह से। अच्छा, एक और चीज़ सोशल मीडिया पर कल रात से गर्दिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर एक तनकीद करती है कि उन्हें टिकटॉक का या फिर अपने जो मनाजिर हैं उन्हें अक्सबंद करवाने का बड़ा शौक़ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें सीएम सुहेल आफरीदी के शायद बिहाइंड द सीन्स हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि उस पर पीटीआई के अपने कारकुन भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि हम तो तनकीद करते थे मरियम पे, और ये तो अब सुहेल आफरीदी जो हैं उनकी भी उसी तर्ज की एक बिहाइंड द सीन्स बड़ी सिनेमैटिक सी वीडियो, और उसमें कैमरामैन भी हैं और वो पोज कर रहे हैं, या उसकी हकीकत क्या वीडियो की? देखिए, आपकी मुलाकात भी सुहेल आफरीदी साहब से हुई है, बाकी जर्नलिस्ट की भी उनसे मुलाकात अक्रॉस द बोर्ड हुई है। और आपने एक चीज नोट की होगी उसकी पर्सनैलिटी में कि वो बड़ी सादा मिजाज हैं। जो कल से एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जो सीएम सुहेल आफरीदी साहब को उस चीज के साथ, टिकटॉक के साथ मंसूब किया जा रहा है। ये जो लड़का जो इसके हाथ में कैमरा है, वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा हाउस का कैमरामैन है। वो अक्सर ही हमारी भी फुटेज बनाता है, सीएम साहब की भी फुटेज बनाता है। वो जो बिहाइंड द सीन का है, वो लड़का जो है वो अपने लिए एक टिकटॉक बना रहा है। वो लड़का अपना कैमरे से कुछ तस्वीरें ले रहा है, कोई और जो उसकी लड़की की ही वीडियो बना रही है अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए। इससे और ज्यादा कुछ नहीं है। सीएम सुहेल आफरीदी साहब एक सादा मिजाज आदमी है। ये कोई मरियम नवाज नहीं है जहां 25 एंगल से कैमरे फिट हो, कि कोई एंगल मिस ना हो, क्योंकि वहां तो सारी हुकूमत टिकटॉक से चलती है। वहां तो पब्लिक टॉयलेट पे भी तस्वीर लगाई जाती है, टेलों पे भी तस्वीर लगाई जाती है। तस्वीर लगाने से वो फिर भी मकबूल नहीं हो रही, और इमरान खान साहब की तस्वीर को हर जगह से वो हटा रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की अवाम के दिलों में इमरान खान साहब जिंदा है, वो पॉपुलर तरीन लीडर है। अब तो सुनने में आ रहा है कि एक जहाज भी 11 अरब का खरीदा गया है, और ये पहली एयरलाइन है जिसके पंजाब एयरलाइन की जो बात हो रही थी कि जो वीआईपी का क्राफ्ट है वो पहले आ गया है। मेरे ख्याल में जब भागने का वक्त आएगा तो पीएफ का जहाज जो है वो तो मयसर नहीं होगा, भागने के लिए पहले से बंदोबस्त कर दिया गया है।
नहीं, वैसे इस जहाज़ के हवाले से ये तो हमें भी बड़ी हैरत हुई कि इसे अब जो पंजाब एयर एक नई एयरलाइन है उसके साथ नथी किया जा रहा है। यूजुअली कमर्शियल एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं एयरलाइंस के लिए, इस तरह वीआईपीज़ के जो प्राइवेट जेट्स हैं। तारीख में ये मखदूम साहब, ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक एयरलाइन जिसको पंजाब एयर का ये नाम दे रहे हैं, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। उसकी बुनियाद रखने के लिए जो वीआईपी क्राफ्ट है वो पहले खरीदा गया, बाद में जो कमर्शियल फ्लाई एयरक्राफ्ट होंगे, जो जहाज होंगे, वो बाद में खरीदी जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो कफायत शाही की ये बात करते थे, इनका ये बयानिया जमीन बोस है, क्योंकि इनका अवाम से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि ये तो फॉर्म 47 पे सारे आए हुए हैं। 3 साल का ये बड़ी मेहनत की गई मरियम नवाज के प्रोजेक्ट पे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके किस तरीके से उनकी हुकूमत बनाई गई। क्योंकि ये तो अपनी सीट महर शराफत से हारी हुई है, नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई। फिर एक बयानिया परफॉर्मेंस का बनाया गया जो जमीन बोस हो गया है। अब जो जहाज खरीदा गया है ये सिर्फ भागने के लिए खरीदा गया है, क्योंकि जब ये इस मुल्क से, क्योंकि हमेशा जब इक्तिदार में होते हैं ये मुल्क में होते हैं, जब इक्तिदार से बाहर होते हैं तो ये बाहर होते हैं, जब इक्तिदार से बाहर निकाले जाएंगे तो इसी जहाज से ये बाहर किसी मुल्क जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इख्तिताम पे डील के हवाले से बहुत सी बातें कि डील हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब तो चले राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि इमरान खान जो हैं वो डील नहीं चाहते, लेकिन अल्टीमेटली बात तो करनी पड़ेगी, बैठना तो पड़ता है। हम देखते हैं कि जंगों के बाद भी, बड़ी बड़ी जंगें हो जाए ना, उसके बाद भी एंड पे टेबल टॉक ही ऑप्शन बचता है, तबाही के बाद भी। तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है कि इसमें गवर्नमेंट ऐसे कौन से इनिशियल स्टेप्स ले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कहे कि नहीं जी हम थोड़ा सी लचक दिखाते हैं, या फिर गवर्नमेंट ये कहती है ना कि आपका बयानिया बड़ा सख्त है, तो फिर वो बयानिए में नरमी लाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, अब मुज़ाकरात की जहां तक बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, मकबूल तरीन जमात है। हम बातचीत पे ही बिलीव करते हैं, हम बातचीत के जरिए ही चीजों को आगे ले जाने के हामी है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है। जहां तक डील की बात है तो ये बात जो हम पहले कहते थे कि हुकूमत जो है वो बारहा डील ऑफर्स कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब ना डील करेंगे ना इनको डील देंगे, तो वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उस पर स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दी उनकी बात पे कि कई बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको रद्द किया है। 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो जेल में मौजूद हैं, और जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। मुलाकातें बंद, तभी सहूलियात का ना होना, तस्वीर बंद, पेशी बंद, बयान बंद, जाती डॉक्टर की मुलाकात बंद, रिश्तेदारों से मुलाकात बंद, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात बंद, दोस्त नहीं मिल सकते। तो ऐसी जेल तो पाकिस्तान की तारीख में किसी नहीं काटी जिस जवान मरीज से इमरान खान साहब काट रहे हैं। डील की बारहा इन्होंने ऑफर की, लेकिन इमरान खान साहब चट्टान की तरह कर रहे हैं, ना हम कोई डील करेंगे ना हम इनको कोई डील देंगे। मुज़ाकरात की जहां तक बात है तो प्रिंसिपली कुछ चीजों पे चकज़ई साहब के साथ हम एग्री हो चुके हैं, और इसका मैंडेट भी इमरान खान साहब ने चकज़ई साहब को दिया हुआ है। अगर ये हुकूमत फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, या मैंडेट की वापसी भी बात करती है, या हमारे कारकुनों की जो जिस तरीके से उन पे एफआईआर हुई हैं उनकी वापसी भी बात होती है, नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बात करने को अगर हुकूमत तैयार है तो हम इनके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन प्रिंसिपली ये चीजें सिर्फ इसी पे बात होगी। अगर इस बात पे हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है तो हमें भी कोई शौक नहीं है इनके साथ बैठने का। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली ये मुतालबात सामने रखे हुए हैं, लेकिन इसमें भी बात तो वही होगी कि अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो हिदायत लेने के लिए आपको मुलाकात की ज़रूरत पड़ेगी, और बात वहीं स्क्वायर वन पे आ जाती है, बैक टू ज़ीरो, कि मुलाकात तो होने नहीं दी जा रही, और इम्कान भी वैसे अभी नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की तो मुलाकात को भूल जाए इस वक्त पीटीआई। तो रमज़ान और ईद जो है वो ऐसे ही गुजरेगी, और इस दौरान अभी कोई हलचल भी हम नहीं देख रहे कि पॉलिटिकल हो, तो इसमें कारकुन बड़ा परेशान है। देखिए, रमजान की जहां तक बात है तो रमजान में बैठ के हमने चीजों को इन लाइन करना है। हमारी सूबाई क़यादत बैठेगी, सीएम सोहेल आफरीदी बैठेंगे, मरकजी क़यादत बैठेगी, चीजों को रिफाइन किया जाएगा। रिहाई फोर्स पे बात हो रही है उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा है, पार्टी के तमाम विंग्स को मुनज़्ज़म किया जाएगा, पार्टी को एक सफबंदी होगी, पार्टी में चेन ऑफ कमांड पे बात होगी, तमाम चीजों को रिफाइन करके टीओआर सेट करके हम रमजान के बाद दोबारा आएंगे, मजीद कुव्वत के साथ आएंगे, मजीद शिद्दत के साथ आएंगे, मजीद ताकत के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी ये बड़ा एक अहम नुक्ता है
मामला जो वैसे तो होने चाहिए, और स्ट्रीट मूवमेंट की पीटीआई ये कह रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट आखिर किस करवट जाकर बैठता है। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है खुर्रम रोखड़ी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रोखड़ी साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त बहुत सी बातें चल रही हैं, सेहत के हवाले से तशवीश पर तो बात हो गई, लेकिन अब चूंकि अली अमीन गंडापुर ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं कि भाई मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने भी बहुत कोशिशें की, बहुत से एफर्ट्स हुए, तो ये जो पसे पर्दा टॉक्स हैं, इसके अभी तो ये कहा जा रहा है कि इसके कोई इम्कानात नहीं है, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, लेकिन इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसे एफर्ट्स के हवाले से कोई आपके पास इनपुट है? सी देखिए मखदूम जी, क्वेश्चन तो लोगों ने की हैं। आपको याद होगा एक डॉक्टर्स का बड़ा सीनियर ग्रुप आया था फ्रॉम यूएसए जी, वो सबसे पहले मेरे पास आए थे। ओके, ठीक है। अच्छा, हम कोशिशों को करें तो हम तो इन कोशिशों की बुनियाद रखने वाले हैं ना, आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, के मामलात ना बिगड़ें। पर बिगड़ गए। अब सिंपथाइजर्स कौन कहाँ पर हैं, मौजूद तो हैं जी। अच्छा, बेनिफिशरीज भी बहुत से होते हैं, वो भी हैं बहुत से लोग। ये मेरे गुमान नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंसेस में बात कर रहा हूं। लोगों ने कोशिशें की, डॉक्टर्स आए, उन्होंने कोशिश की, पीपल आर ट्राइंग विद इन देम, इन्होंने कोशिश की कि मामलात सेटल हों। मोहसिन नकवी साहब का तो जब गंडापुर ने कह दिया तो वो तो चीज़ क्लियर हो गई। अब कौन है? मलिक रियाज ने बहुत ज़्यादा कोशिश की मामलात सेटल हों। ओके, ठीक है जी। तो कोशिशें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोई कहना कि कोशिश की कोई मैं खुद कर रहा हूँ और मखदूम साहब नहीं थे बीच में, तो नहीं, ये चीज़ ये और गलत चीज़ है। और कोशिश क्यों ना करेगा कोई? अगर मैं भी किसी सिचुएशन में हूँ तो मेरे वेल विशेस भी कोशिश करेंगे। तो इस सिचुएशन में कोशिशें पूरी हुई हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट ये है, जब मेरे पास वो डॉक्टर्स भी आए थे फर्स्ट टाइम, और मैंने उन्हें कहा था कि आप जो मर्जी कोशिश कर लो, मुझे सिर्फ एक बात का आप गारंटी दो कि उसकी गारंटी कौन देगा जिसके लिए आप आए हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप हमारी मुलाकात करा दें, हमारी गारंटी है, हम आई उसके लिए हैं। मैंने कहा ये काम है बहुत बड़ा, हम एक दफ़ा इस मामले में आके भुगत चुके हैं, दूसरी दफ़ा मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी पोजीशन है कि मैं इस चीज़ के अंदर दाखिल हूँ। ये कामयाब नहीं होगी तुम्हारे से कभी भी चीज़। और आई पुल्ड आउट, और वो नहीं हुई और होगी भी नहीं। ओके, और इसमें आपने भी एफर्ट्स किए? वैसे मेरी एफर्ट्स वो स्टार्ट किए शुरू में, इनिशियली बहुत शुरू में ऑनेस्टली जो एफर्ट्स हैं, ऑन रिकॉर्ड एफर्ट्स हैं, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। और फिर जब ये इन्होंने बैकआउट किया और इन्होंने अपनी उस तमाम चीज़ को कमिट करने के बाद, इन्होंने फैज़ और ये सारे ग्रुप ने इन्होंने एक और रूट पकड़ा और इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। और जो इन्होंने कमिट किया था, जब ये उससे फिरे तो फिर मैं इनके आगे खड़ा हो गया। ओके, उसके बाद आपने एफर्ट्स नहीं और ना करूंगा, और अगर मेरे से कोई करना चाहेगा तो मैं कहूंगा कि इस मुल्क के साथ इससे ज़्यादा बड़ी ज्यादती नहीं है कि तुम एफर्ट्स अब इसके लिए शुरू कर दो। ये मेरा स्टांस है। ओके, सेनेटर हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन दूसरी साइड हमेशा यही कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, अथॉरिटी किसी के पास है भी या नहीं, और अगर कोई बात या कमिटमेंट पीटीआई कर लेती है तो उसे वीटो कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर सेटल कैसे होगा मामला? क्योंकि अल्टीमेटली जंग के बाद भी बैठना तो मेज पे ही पड़ता है, बैठ के बात करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कितने लोगों ने इमरान खान के साथ उनके साथ डील करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम इमरान खान का है। इमरान खान कहता है कि मैंने डील नहीं करनी। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो चाहता है वो हो नहीं सकता। इमरान खान बेसिकली क्या चाहता है? इमरान खान चाहता है जो एक्चुअली जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो मैंडेट की चोरी हुई है, वो वापस की जाए। उनका मतलब ये है कि इमरान खान आ जाए और हम चले जाए। कहते ये हो नहीं सकता।
अब ये तो एक मसला है जिसमें अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो आपको समझ आ जाएगी कि चोर कहता है कि यार जब अगला जो मालिक मकान है जब उसकी जो चोरी हुई चीज़ है वो कहता है मुझे वापस दो, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये बेसिक एक चीज़ है वो नहीं है। अच्छा, दूसरा वो ये कहते हैं कि यार जो हमने तुमसे चोरी कर ली उसको सेटल कर लो और दरमियान में मुकमुका करके तुम कुछ अरसे के लिए घर से बाहर चले जाओ और इधर उधर कर लो, अपने एडजस्ट कर लो, अपने आप को कर लो, हम यहाँ पे खैर है जो चोरी कर लेंगे वो मुझे उसको तुम नज़रअंदाज कर दो। ये मुझे नहीं पता कि आप इसको एग्री कर सकते नहीं कर सकते, कोई पाकिस्तानी एग्री नहीं कर सकता, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी एग्री नहीं कर सकता। बाकी बहुत लोग हो सकते हैं जो दरमियान में खड़े हो जाए और कहे कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, लेकिन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि एक बंदा कह रहे इस मुल्क में आप चोरी नहीं कर सकते हो, बाकी कह रहे यार हमें चोरी करने दो, आप बाहर चले जाओ, और वो ये मान नहीं रहा, और इस पे लोगों का एक कंसेंसस है। अब आ जाती है बात कि क्या ऐसे लोग हैं कि जो दरमियान में, मैं देखिए मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर हम लोगों ने इमरान खान को रिहा कराना है और इमरान खान के साथ साथ जो एक्चुअल मिशन है इमरान खान का वो पाकिस्तान है, अगर हमने इमरान खान को रिहा करवाना है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें अपने अंदर की ये जो लड़ाइयाँ हैं जो कि कुछ फैमिली, कुछ पॉलिटिक्स, कुछ लीडरशिप, कुछ उनकी इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को हमें ख़त्म करना होगा। हम सबको बैठना होगा एक दफ़ा और डिसाइड करना होगा वंस एंड फॉर ऑल के किसका डिसीजन माना जाएगा। अच्छा, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ फैमिली से रिलेटेड है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई से नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसमें फैमिली की कोई से नहीं होनी चाहिए, और उस लिहाज से करके आप वो करें तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकती है और आनी चाहिए। नंबर 3, हमें ये चीज नहीं करनी पड़ेगी कि यार ये देखो इसमें ये याद रखें चीजें कुछ गलत हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी हुई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी है, जुडिशरी की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों ने सारे ठीक काम किए। यहाँ पे हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग मिल के पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने PIA को बेचा है, तकरीबन आप ये समझे कि 10 बिलियन रुपए उनको मिले हैं इन कैश, और बाकी 45 बिलियन इन टर्म्स ऑफ दैट, 10 बिलियन $35 मिलियन बनते हैं, और हम लोगों ने $40 मिलियन का एक जहाज खरीद लिया क्योंकि एक खातून को लग्जरी पसंद है। क्या आप पाकिस्तान को इस वक्त $40 मिलियन का, जबकि पाकिस्तान ने $600 मिलियन लोन लिया हुआ है और उसका 6% हम एक जहाज में 1 या 6 या 5 बंदों की ट्रैवलिंग के लिए खर्च कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। आपको पता है कि इस वक्त GDP, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ GDP जो है 0.045% पे आ गई है, लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये हम लोगों ने 1 साल पहले सुना था कि जी 1 साल में पाकिस्तान यहां से वहां पहुंचेगा, भाईजान कहीं नहीं पहुंच रहा। पाकिस्तान इसलिए कहीं नहीं पहुंच रहा कि हमारा बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो गलत हैं, वो हमसे भी गलत हुई है, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी गलत हो रही है और कर रहे हैं मुसलसल। सेंटर साहब, ये अप्रोच आपकी तो हो सकती है, लेकिन जो एक मेजॉरिटी प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, दे डोंट एक्चुअली गिव दिस परसेप्शन। वो कहते हैं कि भाई हमारी साइड से सब ठीक है, दूसरी साइड से सब गलत है, और एक फिर वो सोशल मीडिया का भी एक एक्सट्रीम नैरेटिव तो है ना जो शायद चीजों को कूल डाउन नहीं होने देता। देखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम सबको, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल मीडिया, सारे को, हम लोगों को एक दफ़ा बैठ के आपस में डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये देखो, ये डिफरेंट जो सेंटर ऑफ पावर्स हैं उनको हमें यकजा करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम लोग उनको सेग्रीगेट करके उनकी जो इफेक्टिविटी है वो कम कर दे और एक दूसरे की लड़ाई कर ले। हमें इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ना इमरान खान रिलीज होगा ना पाकिस्तान आगे जाएगा। और ये वैलिड पॉइंट, बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। उससे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को समझाना चाहता हूं कि बखुदा के बंदो अक्ल के नाखून लो। आप लोग अगर इमरान खान को देखिए, ये बाज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इस वक्त इमरान खान की एक आंख जेन्युइनली ख़राब है। ये लोग जो झूठ बोलना है ना कि वो 70% इंप्रूव हो गई, नहीं इंप्रूव हुई है। उनकी पहली बार जो देखी गई थी वो 6/36 थी, मीन्स 85% ख़त्म हो गई थी। अभी जो देखी गई है, और वो ऐनक के साथ नहीं देखा जाता, बगैर अनएडेड आई को देखा जाता है, वो 6/24
4 है मींस ओनली 25% विजन है, 75% विजन नहीं है। तो ये वो टाइम है जिसमें आप लोग गुडविल दिखा सकते हो, और ये गुडविल खाली बात नहीं है, ये जायज बात है। आप उनको उनके मतलब के डॉक्टरों से मिलवा दो, कुछ नहीं होगा। ये चीजें होती हैं जो आइस ब्रेकिंग के लिए यूज की जा सकती है। अगर आप इसमें हडरामी दिखाओगे तो चीजें खराब होंगी। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। रोकड़ी साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे स्पेशली जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से? करना चाहूँगा। ये डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट को समझाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब को जाएं, अपनी पार्टी को समझाएं, एस्टैब्लिशमेंट को ना समझाएं। दूसरी चीज़ ये है कि इशू ये कह रहे हैं ना, हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। हम सब का कोई इशू नहीं है, इशू आप लोगों का। अपने अचकज़ई को संभालो, अपने अलामा नासिर को संभालो, अपने गंडापुर को संभालो, अपने आफरीदी को संभालो, अपनी फैमिलीज़ को संभालो, अपने पार्लियामेंटेरियंस को संभालो। 70 रुख हैं तुम लोगों के, 70 चेहरे हैं। तो है कौन तुम्हारे में जो को बात कर सकता है? हुमायूं साहब फरमा रहे हैं उसके डॉक्टरों को दिखाओ, उसका डॉक्टर कौन सा होता है भाई? उसका डॉक्टर शौकत खानम वाले कैंसर के डॉक्टर को दिखाना है। बात यह है कि हम किसी को, मुझे को परवाह है या किसी को परवाह है उन जेल के अंदर पड़े हुए लोगों की कि जिनकी आंखें, गुर्दे, हर चीज़ ज़ाया हो गई। बादशाहों की चाकरी, बादशाहों के नखरे, किसी की आंख खराब तो किसी का फलाना तो किसी का फलाना। क्वेश्चन ये है शहाब कि ये पार्टी, इन्होंने अपने आप को उस मकाम पर ला के खड़ा कर दिया है कि ये एक मजाक बन चुके हैं। डॉक्टर साहब बैठे रहेंगे इसी तरह, पुरानी कहीं इधर की कहानी खोलेंगे, कभी उधर की कहानी खोलेंगे, कभी कहाँ की कहानी खोलेंगे। ये ड्रामा 3 दिन पहले धरने का देख लो आप देख लो हुआ क्या है ये सारा कुछ। दे हैव फेल्ड। और ये जो इनका न्याय हुआ है ना, वो यंग लड़का अफरीदी, उसकी मैंने आज वो चल रही है, वो आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ना, फलाना टिकटॉक बना रहे फलाना, उसकी फ़ोटो शूट जो हो रही है वो देख के मैंने कहा यार, और मैं ये कहता रहा हूँ ये बहुत बड़ा फनकार है, दे आर मेकिंग मनी। इनको बोलो डॉक्टर साहब को अपने सूबे में चले जाओ और अपने चीफ सेक्रेटरी की सिर्फ जाके 2 दिन की रिपोर्ट बता दो कि कितना वो माल खा रहा है, तुम्हारे सेक्रेटरीज कैसे लग रहे हैं, तुम्हारे कमिश्नर्स कैसे बिक रहे हैं, तुम्हारी मादनियात कहाँ से चोरी हो रही हैं, और डेली की बुनियाद पर तुम्हारे सूबे के अंदर अरबों रुपए का गबन हो रहा है, खरबों रुपए का। 6 महीने में सोहेल आफरीदी विल बी अ वेरी रिच मैन। बोलो ना अपने अली अमीन गंडापुर को, 3 दिन बैठ के केपी हाउस के आगे उसने क्या तुम्हारा कच्चा चट्ठा नहीं खोला सारों का। और जहां तक कि तुम लोग कहते रहे कि जी ये ऑपरेशन है बाजोड़, ये हमारी मर्जी की नहीं है, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये इसकी काबीना हर चीज़ की मर्जी से चीज़ हुई। वो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि 18 महीने में 4 ड्रोन्स और अब 4 महीने में 32, और उनके टाइम पे कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं थी, अफरीदी साहब के टाइम पे हुई है। ये तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में यकीन करें, मैं एक और बताऊं, अली अमीन को इनमें से एक आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। एक आदमी, मैं अली अमीन को पुराना जानता हूं। वो तो कह रहे हैं अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर इनकी जुर्रत है अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई करें। अली अमीन इन सारों का, सॉरी टू यूज वर्ड, डैड है। इनको कहें, इन सारे पार्लियामेंटेरियंस को कहें अली अमीन बैठ जाए, और 3 नहीं 10 जाके जुर्रत करके उसके आगे बैठ जाए जाके। वो कुछ लफ्ज एक और होते हैं गैर पार्लिमानी हम नहीं करते। अली अमीन के आगे इनकी सांस सूख जाती है। अली अमीन ने इन तमाम के घरों के खर्चे तक चलाए हुए हैं। मैंने इनको अली अमीन के छोड़े, इनको कहें तुम 5 आदमी जाके ना ऐसे करके अली अमीन के आगे बैठ के दिखाओ। केपी के एमपीएस जो है सर सारे, चाहे एमएनए है। वो पिछले दिनों उस हमारा दोस्त फैसल करीम गवर्नर, उसने कहा जी अली अमीन को बच्चा बना लिया। मैंने कहा अली अमीन तुम सारों को बच्चा बना लेगा, अली अमीन बच्चा नहीं बनता। मेरा चैलेंज है इनको, कहें कि तमाम ये चाहे अलामा नासिर और ये जो बड़े बड़े पगड़ियों वाले और अचकज़ई की बड़ी हमारा, हत्ता क्या मैं तो उसकी कदर करता था बहुत ज़्यादा। इनको कहें सारे जाके 5 नहीं 10 आदमी अली अमीन के सामने जाके ऐसे करके जरा बैठ के दिखा दो। 4 दिन बैठा रहा है केपी असेंबली, इधर ये केपी हाउस के आगे, हिला नहीं सका वैसे कोई। यकीन करें इनकी जुर्रत नहीं है उसके आगे बैठने की, ये उसको हटाएंगे। राइट अच्छा, इस सब के ऊपर चले, रोकड़ी साहब का पॉइंट तो आ गया। सेनेटर साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक और बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि सीएम भी बैठे रहे, हमने देखा इधर, और अभी भी धरने के हवाले से भी एक कन्फ्यूजन है कि ये ऑफिशियल था नहीं था, फिर अदालत के हुक्म आया, क्या पुलिस सीएम को रिपोर्ट कर रही है, क्या वो इसमें ऑन बोर्ड है, ये कन्फ्यूजन सी। और इसमें अचानक से हम देखते हैं कि सेहत का मामला, जिसे एक बड़ा तशवीशनाक और एक बड़ा
टाइम स्पेसिफिक मामले के तौर पर देखा जा रहा था कि भाई टाइम इज रनिंग आउट। अब रिहाई फोर्स जो है, हाउ डू यू सी इट, ये क्या करेगी? इसके हवाले से सिर्फ एज अ जर्नलिस्ट मुझे कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन खुद ज्यादा कंफ्यूज है हमारी निस्बत कि ये रिहाई फोर्स क्या ट्रक की बत्ती है या फिर ये दर हकीकत कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी। ओवर टू यू सेनेटर साहब। देखें जी, अभी आपने मुलाज़ा फरमाया कि रोखड़ी साहब के अंदर जो एरोगेंस है वो कितनी है। वो कहते हैं कि हु केयर्स। नहीं, आई एम इंटेंस, आई एम नॉट एरोगेंट। एरोगेंट इज योर बॉस। एक मिनट है ना, एक मिनट है जो ना, जो आपके अल्फाज है ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनका एक मफहूम होता है, ठीक है। एवरी वर्ड दैट यू अटर हैज गॉट यू नो अ काइंड ऑफ अ मीनिंग टू इट, ठीक है। आप लोगों ने कहा है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट को क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे। एस्टैब्लिशमेंट जितनी आपकी उतनी मेरी भी है। मैं भी इस मुल्क का उतने ही शहरी हूँ जितने आप हैं। आप कोई आसमान से नहीं उतरे हुआ, मैं कोई ज़मीन से नहीं निकला हुआ। We are all equal citizens and probably I contribute more towards the Pakistan than probably you will ever do, ठीक है। अब बात आगे आ जाती है। मैं आपको इन्होंने कहा कि ये सारी पुरानी दास्तानें, मैं आज की दास्तान सुनाता हूँ। आज की दास्तान ये है कि पाकिस्तान इस वक्त नेट डेफिसिट पर है ऑफ, जो ट्रेड डेफिसिट है ऑफ 20 बिलियन। मैं आज आपको बताता हूँ कि 2021-22 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वी वर हैविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.18 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद जब ये लोग आ गए, सो कॉल्ड इन्होंने अच्छाई की है, तो वो 2023 में कम होके 1.9 बिलियन पे चली गई। उसके बाद 24-25 में 1.8 बिलियन में चले गई। पिछले 6 महीनों में सिर्फ 800 मिलियन आए हैं, सिर्फ 800 मिलियन आए हैं। अगर अगले 6 महीनों में 800 मिलियन आते हैं, ये 1.2 बिलियन पे चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड विच वे वी आर गोइंग? अगर मैं इन चीज़ों को सामने रख के भी ना समझाऊं कि हम गलत तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, ये कहते हैं कि उनका इलाज हर एक शख्स का एक वो होता है, एक इस्तेकाक होता है, हर एक पोजीशन का एक इस्तेकाक होता है। अगर एक कोर्ट किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहती है कि इसको वापस लेकर आओ और उसकी फांसी लगाओ, और आप उसको ला के बगैर फांसी करते हो, तो जस्ट बिकॉज के ही इज़ फ्रॉम वन प्लेस वो नहीं करते। देखिए, हर एक चीज़ का इस्तेकाक होता है, उस पोजीशन का एक इस्तेकाक है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम हर पोजीशन का इस्तेकाक है। एक्स प्राइम मिनिस्टर के अपने इस्तेकाक है। अगर आप एक प्रेसिडेंट को ये कह सकते हो कि सारी उम्र के लिए आपके लिए ये चीज़ें फ्री हैं, ये चीज़ें फ्री हैं, और जो मर्जी गुनाह कर लो आपको कोई नहीं खींचा जाएगा, तो वहाँ पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इतना उसका हक बनता है कि उसके इलाज के टाइम एक डॉक्टर उनके साथ बैठा हो, उनकी फैमिली का एक बंदा बैठा हो। ये चॉइस आपकी नहीं है कि उनके साथ कौन सा फैमिली मेंबर बैठा होगा, ये उसकी चॉइस है कि उसके साथ कौन सा फैमिली मेंबर बैठा होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस तरीके से हरकत करनी है, तो ये 800 मिलियन डॉलर जो इस दफा आए हैं, ये अगले साल 800 से कम होकर 600 पे चले जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हर दूसरा बंदा जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि यार मेरी अगली खुराक, अगला खाना मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। आप तो वो है ना, ये वडेरे हैं, आपको तो पता है कि आपके पास मजेरे भी हैं और सारे, और आपका खाना होगा और बड़ा लेविश होगा। हर दूसरा बंदा इस वक्त खाने के लिए तरस रहा है। ये है पाकिस्तान जो आप लोगों ने पिछले 4 सालों में कर दिया है। 0.8 मतलब आप ये समझ लें कि 18% लोग जो थे ना, वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे। आज हर दूसरा बंदा हो गया है। खुदा का खौफ करें। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज आवर कंट्री। हम लोगों ने, और ये याद रखें, इमरान खान इज अ पावर टू बी रैंकन्ड विद। He controls the majority of the people in this country. उनके दिलों को रखता है। आप हंसें या रोए, ये आपकी गलत फहमी है के साथ कोई वो। जी सेनेटर साहब, वक्त की कमी है। मैं इसी नुक्ते पे रोखड़ी साहब के रिमार्क्स लेके फिर वी हैव टू गो टुवर्ड्स क्लोजिंग। ओवर टू यू रोखड़ी साहब। कंट्रोल जो है ना जी, वो खाक करता है, कंट्रोल उसको करती है उसकी बीवी। ये सारे फिर रहे हैं, सारों को पता है कंट्रोल। दूसरी चीज डॉक्टर साहब को पता है कि डॉक्टर साहब सेनेटर कैसे बने, कंट्रोल करता है। बुज़दार और महमूद ने तरक्कियां की थी इस मुल्क की, समझ इनको नहीं आती है। इलाज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्टर्स का बोर्ड चला गया, उसने जाके इलाज की जमा करा दी। इनको कहें जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके धमाका कर दे कि हम नहीं मानते इस चीज़ को।
कासिम जमान सबसे, इनके ये सारे जो फिर रहे हैं ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ टीवियों के ऊपर बैठ के मैं फलाना सियासतदान थे, मैं फलाना सियासतदान। इन तमाम में सबसे अहम तरीन आदमी है कासिम जमान, जो इमरान का मेन आदमी है। ओके। बहनों तक का जो पैगाम पहुंचना होता था ना, वो कासिम जमान पहुंचाता था। ओके। जो चीज़ है इमरान की, चाहे सेहत है, ज़मीन है, हर चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आई हैव सीन हिम कासिम जमान, और इन सारों को पता है। राइट। उसको कहा कि तुम इसके साथ जाओ, इसके इलाज में तुम साथ हो, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप मौजूद रहे। और वो बड़ा ज़हीन आदमी है, इमरान का पेट्रियट है, इन्होंने नहीं जाने दिया उसको। यानी मेरा बेटा जो मेरा क्लोजेस्ट हो, जो मेरा सबसे अच्छा गार्डियन हो, और इमरान अपने बेटों से ज़्यादा कासिम से प्यार करता है। हमें पता है वो अपने पुत्रों का कितना ख्याल करता है। उसकी बीवी ने कहा था ये बेटे तेरे नहीं आएंगे इस सेरेमनी में, उसने कहा भाग जाओ। लेकिन कासिम जमान उसको बेटों से भी ज़्यादा प्यारा है। कहा उन्होंने कि कासिम जमान साथ जाएगा, ये सियासतदान बैठ के इधर, इनको अब मैं उसको, इन्होंने कहा जी, किसने कहा ना जाओ, क्यों नहीं जाने दिया? दे ऑल वॉन्ट कि ही शुड रॉट इन जेल। इनकी तमाम की मौजें लगी हुई हैं। ये इनके वो नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, वो पारस का एक पत्थर है, इन सारों को लगा है, ये सोने बन गए, डायलॉग इनके सुने, मौजें इनकी लगी हुई हैं, रोटियां टुक्कर ये सारे पाड़ रहे हैं बैठ के पार्लिमान के अंदर, और वो मौलाना हो के कहता है मैं भूखा हूं। यानी और दे आर टू मच। और जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, इन सारों की मौजें, ये सारे ऐश के अंदर है। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है कि तुमने कासिम जमान को अंदर क्यों नहीं जाने दिया उसके साथ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जाहिर बात है इसका जवाब तो फिर वही दे सकते हैं जिन्होंने रोका। मैं इसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि कासिम जमान को जाना चाहिए था, उसको किसी को उसको नहीं रोकना चाहिए था। अगर कासिम जमान का नाम लिया है, किसी और डॉक्टर का नाम लिया, दे शुड हैव लेट देम गो। बिल्कुल, ये एक नुक्ता चले जिस पे हमारा इत्तेफाक हो गया। रोकड़ी साहब और सेनेटर माही मोहम्मद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।